आप इस चीज को समझिए। भारत में घटिया कानून बना बना के भारतीयता को खत्म करने की कोशिश की गई। भारत में घटिया कानून बना बना के हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई है। 1992 से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1992 जिनको याद आ रहा होगा, 1992 से पहले आपने हिंदू और बौद्ध का झगड़ा कहीं देखा? हिंदू और जैन का झगड़ा देखा? नहीं। सारा झगड़ा, हिंदू और सिख का झगड़ा 84 के बाद बढ़ा, जब यह कॉन्सेप्ट दिया गया। अब क्या हो रहा है? लोग 1000 रुपए के लिए पहले तो क्या करते थे, क्रिश्चियन बनते थे तब 1000 मिलता था, या मुस्लिम बने तब 1000। बाद में बौद्ध को भी माइनॉरिटी घोषित कर दिया, तो बौद्ध में बौद्ध बनना है, स्वामी प्रसाद मौर्य बनना है, बस हो जाओ, गाली देते रहो। बोले मैं तो माइनॉरिटी हूं जी। और गाली क्यों दे रहे? क्योंकि स्कूल खोलने में ऑडिट नहीं होगी। अगर नॉर्मल कॉलेज खोलने के लिए आपको 25 बीघे का कंपाउंड चाहिए, तो माइनॉरिटी कॉलेज खोलने के लिए 5 बीघे में काम हो जाएगा। नॉर्मल कॉलेज खोलने के लिए आपको दुनिया भर की चेकलिस्ट भरनी पड़ेगी कि हमारा ऑडिट ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, विज्ञान का कमरा होना चाहिए, आर्ट का कमरा होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूम होना चाहिए, ऐसा दुनिया भर का करना पड़ेगा। माइनॉरिटी कॉलेज खोलने के लिए आपको छूट मिल जाएगी। छूट मिल जाएगी, उसी का फायदा उठा के कह रहे जी ऐसा है, मैं कल तक तो हिंदू था, आज मैं बौद्ध हो गया, हमको माइनॉरिटी कॉलेज खोलना, खोल दो। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन, आपके दी हुई जीएसटी से, आपके दिए हुए इनकम टैक्स से, आपके दिए हुए टीडीएस से, आपके दिए हुए वैट से, आपके दिए हुए टोल टैक्स से, आपके दिए हुए रोड टैक्स से हिंदुओं का कन्वर्जन किया जाए। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। या तो भारत को जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो गया, अफगानिस्तान ऐसे हो गया, ऐसे भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, उसके बाद माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, उसके बाद आप माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाइए, माइनॉरिटी कमीशन बनाइए, और जो गैर हिंदू है उसको थोड़ा लाभ दे दीजिए। लेकिन यह नहीं चलेगा कि सेकुलरिज्म भी चलेगा और माइनॉरिटी मेजॉरिटी भी चलेगी। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आज जमशेदपुर की पवित्र भूमि से मैं संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों से पूछता हूं, इस संविधान की अल्टीमेट व्याख्या का अधिकार किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं आज, चूंकि यह वीडियो मुझे पता है पहुंचेगा, हाई कोर्ट के माननीय जजेस तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंचेगा, और कोई नहीं पहुंचे तो मिश्रा जी के भाई मनन मिश्रा जी हैं, भाई साहब ये वीडियो अपने भाई को भेज देंगे, भाई साहब जज साहब को भेज देंगे, पहुंच जाएगा, और आप भिजवा देना। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से पूछता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जिसकी जनसंख्या है उसको माइनॉरिटी माना गया? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां 5%, 10% वाले को भी माइनॉरिटी माना गया? और बाकी तो छोड़िए, दुनिया में ऐसा कौन सा सेकुलर देश है जहां विशेष दर्जा चल रहा है, विशेष कानून चल रहा है, विशेष रियायतें चल रही हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है? एक साथ नहीं चलता। ये नदी के दो किनारे हैं, सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी मेजॉरिटी, ये दो किनारे हैं। या तो देश सेकुलर होता है और या तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी होती है, दोनों साथ में नहीं चलता। दुर्भाग्य देखिए, भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी भी चल रहा है और सेकुलरिज्म भी चल रहा है। मैं आशा करता हूं 2024 में इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए संविधान के आर्टिकल 30 में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 30 में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। इसलिए बोलिए अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार करना पड़ेगा, और 400 पार करना भी चाहिए। क्यों?
हमारे आपके पूर्वजों ने क्या, परिवार के लोगों ने 1984 में 400 पार किया, राजीव गांधी को 404 सीट दिया, बदले में क्या मिला? 1984 में वक्फ पैठ को और मजबूत बना दिया। 1985 में कानून बना के असम के घुसपैठियों को नागरिकता दे दिया। 1986 में साहबानों का जजमेंट पलट के मुस्लिम्स को विशेष अधिकार दे दिया। जिस दिन राजीव गांधी का नंबर आएगा मैं राजीव गांधी पे बोलूंगा, आज भी नेहरू जी का नंबर, इसलिए नेहरू जी पे मैं फोकस करके रखा हुआ है। कल बोकारो में नहीं तो खंडवा उंडवा पहुंचते पहुंचते राजीव गांधी जी आ जाएंगे। संविधान ये भारत का है, ये अरब का, यूरोप का या अमेरिका का संविधान नहीं है। तो सबसे पहले इस संविधान की शपथ लेने वालों को संविधान पढ़ते समय भारत का चश्मा लगाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का चश्मा पहन के या कैम्ब्रिज का चश्मा पहन के संविधान को नहीं पढ़ना चाहिए। यह भारत का संविधान है, यह यूनिवर्सल संविधान थोड़ी है, यह यूएन का संविधान थोड़ी है, यह भारत का संविधान है। तो लक्ष्य क्या है संविधान का? संविधान का लक्ष्य है भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत हो, भारतीय सोच वसुधैव कुटुंबकम की मजबूत हो, नारी तू नारायणी की सोच मजबूत हो, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की सोच मजबूत हो। यही तो हमारी सोच है, और हमारी जैसी सोच दुनिया में किसी की नहीं। इस पे गर्व से कहिए, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में 1100 रिलीजन है और केवल हम फीमेल गॉडेस की पूजा करते हैं। दुनिया में 1099 रिलीजन में कहीं फीमेल गॉड की पूजा नहीं होती। दुनिया के 1099 रिलीजन में फीमेल को इंफीरियर माना जाता, महिला को एक समान नहीं माना जाता। 1099 रिलीजन में महिला पुरुष को समान नहीं माना जाता, और हम समानता तो छोड़िए, हम कहते हैं नारी तू नारायणी। हम नर तू नारायण नहीं कहते, क्या कहते हैं? नारी तू नारायण। हम यत्र नारायण, जहां पुरुष की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहां लिखा है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति है। और सर्वोत्तम संस्कृति क्यों? क्योंकि दुनिया की आधी आबादी को सबसे ज्यादा सम्मान हम देते हैं। अगर दुनिया में 800 करोड़ जनसंख्या है, 800 करोड़ में 400 करोड़ बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, तो बहन बेटियां पूजा के योग्य हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। यह भावना केवल हमारे अंदर है, और हमारे पूर्वजों ने इस बात को कहा। महिलाओं को पूजा योग्य इसलिए कहा क्योंकि जितना त्याग बहन बेटियां करती हैं इतना त्याग पुरुष नहीं करते। पुरुष तो अपने घर में रहते हैं, लड़के अपना घर छोड़ते हैं क्या? अपने घर में रहते हैं, मां बाप के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, जिस जमीन पे खेले होते हैं उसी जमीन पे रहते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं उसी घर में रहते हैं। त्याग करता कौन है? बेटियां। इसलिए हमारे पूर्वजों ने तब सोचा कि चूंकि बेटियां त्याग करती हैं, बेटियां मां बाप को छोड़ती हैं, बेटियां अपना खेत खलिहान छोड़ती हैं, बेटियां सारे रिश्ते छोड़ती हैं, बाकी बेटियां अपना सरनेम भी छोड़ देती हैं। शादी के बाद उनका सरनेम तक बदल जाता है, इसलिए बेटियों को ऊपर रखा। हमारे तो सिस्टम यह था, राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम होता था, राजकुमारों का नाम नहीं। कौशल राज तो राजकुमारी, सौमित्र राज राजकुमारी, गंधार राज राजकुमारी, कैकेय राज राजकुमारी। हमारी संस्कृति को बढ़ना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कानून बना बना के हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। और हमारी संस्कृति जहां नष्ट हुई उसका दुष्परिणाम देख लीजिए सामने। राजा धृतराष्ट्र की ससुराल, दुर्योधन का ननिहाल, जब तक वहां सनातन संस्कृति थी बहन बेटियां खुशहाल थी। अफगानिस्तान बन गया, बहन बेटियां घर में कैद हैं, बुरके में कैद हैं, कॉलेज तो छोड़ो स्कूल भी नहीं जा पा रहे।
राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी। जब तक सनातन संस्कृति थी, शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। सनातन संस्कृति खत्म हो गई, आज उसको पाकिस्तान कहते हैं। बदहाल है कि नहीं? इसलिए हमारी संस्कृति को बढ़ना चाहिए, और इसको बढ़ाने की ड्यूटी किसकी? जिन्होंने इसकी शपथ लिया। शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। तो जितनी ड्यूटी भारत की संस्कृति की मजबूत करने के लिए सांसद की है, उतनी विधायक की है, उतनी सुप्रीम कोर्ट के जज की है, उतनी हाई कोर्ट की जज की है। मैं धन्यवाद दूंगा चीफ जस्टिस साहब को, चंचूड़ साहब को, अभी एक मामले में, बाकी तो अलग अलग मामले चलते रहते हैं। अभी कल उन्होंने बोला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकता है। 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी है या माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। अभी एक खत्म हो जाए, अभी तो बहुत सारी है, लेकिन मेरा यह मानना है अब भारत में सबका साथ सबका विकास, न विशेष कानून, न विशेष दर्जा, न विशेष मान्यता, न माइनॉरिटी, न मेजॉरिटी, सब भारतीय हैं, सब एक समान हैं। इसलिए सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर, न किसी के साथ भेदभाव, न किसी के साथ तुष्टीकरण, और न ये जो विशेष पैसे खर्च हो रहे हैं, बंद होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो हमें बता दिए, हम क्या करें? तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क भी लाया हूं। कितने लोग 60 से ऊपर हैं? 60 के ऊपर वाले युवा बहुत संख्या में हैं। 60 के ऊपर के युवाओं से निवेदन है जो रिटायर हो गए, रिटायर नहीं, रिटायर, प्लीज, आपके पास बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है। आज के जो नई जनरेशन है, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो थोड़ा सोशल मीडिया में इतनी हो गई है, अपनी फोटो डालने में ज्यादा उसको समाज की समझ नहीं है। आपके पास बहुत अनुभव है, उस अनुभव का उपयोग करिए। अब आपके अनुभव का उपयोग मैं दिल्ली में बैठे बैठे कैसे करूंगा? तो प्लीज फेसबुक पे अपना खाता खोलिए। फेसबुक पे आप 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे प्रोफेसर सरीन साहब हैं, जमशेदपुर में रहते हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। मिश्रा जी हैं, जमशेदपुर में रहते हैं। पोद्दार जी हैं, आप हैं, सब लोग हैं, जमशेदपुर में रहते हैं। आपके अच्छे अच्छे विचारों को मैं दिल्ली में बैठे बैठे कैसे समझ पाऊंगा? एक ही तरीका है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो घूमते टहलते मेरे पास भी आ जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा तो मैं पीआईएल फाइल कर दूंगा। नहीं पीआईएल फाइल करूंगा, किसी सांसद से हाथ पैर जोड़ के कहूंगा इसको संसद में इसको उठाओ, इसको राज्यसभा में उठाओ, इसको लोकसभा में उठाओ। क्या पता जब तक आपका सवाल आए तब तक कुछ और रास्ता बन जाए। लेकिन लिखना शुरू करिए। इसलिए मैं सभी 60 के ऊपर के युवाओं से विशेष हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, आप 1 घंटे का समय सोशल मीडिया पे देना शुरू करिए। केवल वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना, वो तो करना ही करना, लिखना शुरू करिए। आपके मन में जो आइडिया आ रहा है, जो विचार आ रहा है, आपके क्षेत्र की जो समस्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है, अस्थाई समाधान क्या है। याद रखिए, कई बार आपको समस्या जो दिखती है ना, उसका समाधान कहीं और होता है। कई बार सरदर्द होता है, लेकिन वो एक्चुअल में सरदर्द यहां से नहीं होता, वो पेट में कब्ज के कारण होता है। कई बार आपके घुटने में दर्द होता है, लेकिन वो घुटने में एक्चुअल में नहीं, गैस कहीं और होती है। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है।